नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ ऐसा देश है मेरा कविता है ये। तो ऐसा देश है मेरा डॉक्टर उषा किरण द्वारा रचित कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, क्योंकि पूरे वर्ष आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सहायता मिलने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके जो भी प्रश्न हो, जो डाउट हो वो क्वेश्चंस पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो काव्यांश है कविता का, ऐसा देश है मेरा, उगता है जहां नित्य लेकर सूरज नया सवेरा, कण कण में जिसके रहे स्वर्णिम किरणों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। लेकर छत्र खड़ा हिमालय गंगा करुणा की धारा, पल पल करता प्रक्षालन सागर ने चरण पखारा, ऐसा देश है मेरा। गूंजती है ऋचाएं लिए ज्ञान वेदों का सारा, है रंगों का अद्भुत संगम सारे जग से न्यारा, ऐसा देश है मेरा। पथ सत्य अहिंसा इसका झुके नहीं शीश हमारा, पंचशील दर्शन देता है विश्व गुरु यह प्यारा, ऐसा देश है मेरा। करे पल पल वंदन जिसका तन रोम रोम हमारा, प्राण न्योछावर करूं तुम पर वारू जीवन सारा, ऐसा देश है मेरा। तो यहाँ पर हम इसकी एक एक करके एक एक पंक्ति की व्याख्या समझेंगे। अगली स्लाइड में आप देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 कुल 5 हमारे इसके काव्यांश हैं, तो एक एक की हम पूरी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले काव्यांश की व्याख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रथम पद्यांश का भावार्थ, उगता है जहां नित्य लेकर सूरज नया सवेरा। इस पूरे पद्यांश का जो भावार्थ है वो क्या है कि कवियत्री भारत देश की सुंदरता और महानता का वर्णन करते हुए कहती है कि हमारे देश में प्रतिदिन नया सूर्योदय होता है और उसकी सुनहरी किरणें पूरे देश को प्रकाशमान या प्रकाशमय कर रही हैं। भारत का प्रत्येक कण उज्ज्वलता, आशा और ऊर्जा से भरा हुआ है। इसलिए कवयित्री गर्व से कहती है कि ऐसा सुंदर देश मेरा है। मतलब देश की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ाई, मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो यहाँ पर इस कविता के में जो उषा लेखिका जो उषा है वो बता रही है। दूसरा जो पद्यांश है, लेकर छत्र खड़ा हिमालय, उसमें कवियत्री हमें क्या बताना चाहती है? कवियत्री बताती हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय एक विशाल रक्षक की तरह खड़ा है। मतलब जैसे आपको पता है दूसरे देश जो हमला कर देते हैं उनके लिए आवागमन बहुत आसानी से हो जाता है दूसरे देश में जाना, वही हिमालय जो है वो एक रक्षक की तरह कवियत्री बताती है कि हमारे उत्तर में खड़ा है, जो हमें दूसरे देशों से हमारी रक्षा कर रहा है। गंगा नदी अपनी पवित्र और कल्याणमयी धारा से लोगों का कल्याण करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। जल के बिना जीवन नहीं है, जैसा कि आपने कई बार अपने अनुच्छेद लेखन में लिखा भी होगा, जल ही जीवन है ना। तो वही जो गंगा नदी है वो एक ऐसी पवित्र नदी है जो हमारे जीवन का, हमारे जीने का एक सहारा है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि कवित्री जो है वो कहती है कि भारत की विशेषताएं तो बता रही है ना। तो उसमें एक विशेषता ये भी बताती है कि गंगा नदी इतनी पवित्र है, इतनी करुणामयी धारा है कि जो लोगों का कल्याण कर रही है, यानी कि उनके जीवन यापन के लिए जो है जल उनको दे रही है, मीठा जल। समुद्र भारत के चरणों को धोकर उसका सम्मान करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है समुद्र का। क्या समुद्र भारत का चरण होते हैं? भारत के समुद्र क्या धो सकता है पैर किसी के? नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कैसे? जो भारत देश है उसे एक मनुष्य की भांति बताया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूरी बॉडी में सबसे अंत में हमारे चरण होते हैं, इसी प्रकार से आप देखेंगे पूरे देश का जब हम नक्शा देखते हैं तो समुद्र उसके नीचे ही है। तो इसीलिए ये कल्पना की गई है, ये प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि जो समुद्र है वो क्या कर रहा है, पूरे देश का, भारत देश के चरणों को धो रहा है और उसको सम्मानित कर रहा है। इन प्राकृतिक धरोहरों के कारण भारत अत्यंत गौरवशाली देश है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी की कुछ कुछ एक एक विशेषताएं हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर सारी चीजें उसमें उस देश में मौजूद हो, है ना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, चाहे वो लोगों के प्रति हो, चाहे वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों के लिए हो, चाहे वहां के मौसम के लिए ही क्यों ना हो।
है ना। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, एक मतलब विविधता है भारत देश में। तो यही यहाँ पर ये जो है वो धरोहर के रूप में है एक, और वो हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली जो है चीजें हैं, और भारत खुद अपने आप में एक बहुत गौरवशाली देश है, ऐसा कवियत्री मानती है। तृतीय पद्यांश का भावार्थ हम देखते हैं, गूंजती हैं ऋचाएं लिए ज्ञान वेदों का सारा। अब यहाँ पर क्या कहना चाहती है कवित्री, इस पद्यांश में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का वर्णन कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि भारत विविधताओं का देश है, भारत में किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। इसीलिए इसी मंशा से तो सारे लोग यहाँ पर आए, कुछ लोग ज्ञान लेने आए, आपने सुना होगा चाइना से भी बहुत सारे लोग आए थे, है ना, इब्न बतूता हो या फिर और भी कई सारे ऐसे विदेशी यात्री थे, है ना, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई करने आते थे, ऐसे छात्र थे। लेकिन आज वही स्थितियां क्या हो गई हैं, बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने देश के गौरवशाली दिनों को भी याद किया जा रहा है कवित्री के माध्यम से। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का भी गुणगान है, सिर्फ प्राकृतिक विशेषताएं ही नहीं है ना, यहाँ पर आध्यात्मिकता भी बहुत है, यहाँ पर संस्कृति भी है, भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति है। आगे वो कहते हैं यहाँ वेदों का ज्ञान गूंजता है। आपको पता होगा हमारे वेद उपनिषद जो है वो बहुत ही मान सकते हैं हम कि हर प्रकार से महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि हमें उनसे बहुत ज्ञान मिलता है। हमारी भाषा भी वैज्ञानिक है, आपको पता होगा, है ना। तो वेदों में हमारे न केवल धार्मिक उपदेश दिए गए हैं, बल्कि आपको पता होगा खगोलीय विज्ञान भी हमारा उसमें देखने को मिलता है ना। उसमें अगर हम चरक संहिता देखें तो उसमें हमारी मेडिकल जो आजकल के आधुनिक दवाइयां हैं उनसे कई बेहतर जड़ी बूटियों से हम अपने उपचार कर सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिला ज्ञान, सारा वेदों से और उपनिषदों से ही तो मिला है। तो इसीलिए वो वेदों का भी गुणगान करते हुए कहती हैं कि यहाँ वेदों का ज्ञान गूंजता है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और रंगों का अद्भुत संगम भारत में देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि यहाँ पर कोई एक धर्म नहीं, आप देखिए कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है ना, तो कोई ईसाई है, यहाँ पर अनेक धर्म है ना। हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी की अपनी भाषा है, भाषाएं कितनी सारी हैं हमारे भारत देश में, है ना। जब मैंने आपको भाषा वाला पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था भारत की कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत अनेक प्रकार से विविधताओं का देश है, और उसकी संस्कृति जो है वो बहुत प्राचीन है। उन्हीं गौरवशाली जो तत्व है उनको याद करते हुए जो कवित्री है वो कविता में भारत देश का गुणगान कर रही है। यही विविधता भारत को पूरे संसार से अलग और विशेष बनाती है। ये जो विभिन्नताएं हैं, ये जो अलग अलग चीजें हैं, डाइवर्सिटी जो है, ये पूरे भारत देश को क्या बनाती है, बाकी पूरे विश्व में सबसे महान बनाती है। उम्मीद है आप सभी को पाठ कविता पूरी समझ में आ रही होगी, और यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी मुझे भी बनाने की, कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कुछ विद्यार्थी हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, चतुर्थ पद्यांश का भावार्थ। पथ सत्य अहिंसा इसका, झुके नहीं शीश हमारा, पंचशील दर्शन देता है विश्व गुरु यह प्यारा, यह देश है मेरा। कवित्री यहाँ पर क्या कहती है कि भारत सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला देश है ना। जैसा कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक जीव में हम क्या देखते हैं, ईश्वर का वास देखते हैं। तो यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, बहुत ही मतलब स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हैं, और कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाते। इसके हमारे इतिहास के जो पृष्ठ है वो भरे पड़े हैं, चाहे वो हमारे किसी भी राजा को उठाकर देख ले, उन्होंने अपना सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, लेकिन कभी किसी के आगे शीश नहीं झुकाया। भारत पंचशील और शक्ति का संदेश देते हैं। अब यहाँ पर पंचशील क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार प्रश्न में, परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कविता में पंचशील किसे कहा गया है, कौन से पंचशील गुण हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे परस्पर सम्मान, है ना। पंचशील क्या क्या है, परस्पर सम्मान है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, मतलब दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करना, और परस्पर अनाक्रमण करना, मतलब किसी पर आक्रमण ना करना, अहिंसा, मतलब जितने भी हमारे नैतिक उपदेश हैं यहाँ पर उन्हें पंचशील की जो है दिया गया है नाम। या फिर समानता और पारस्परिकता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो लोगों का, ये पंचशील हमारे गुण, और शांति का संदेश हमारा भारत देश जो है वो
देता है। पूरे विश्व में आपको पता होगा कि भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश है, जिसने कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध को बढ़ावा या बढ़ावा नहीं दिया है ना, तथा विश्व को सही दिशा दिखाने वाला देश है, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। ठीक है, पंचम पद्यांश का भावार्थ देख लेते हैं। करे पल पल वंदन जिसका, तन रोम रोम हमारा, प्राण न्योछावर करूं तुम पर, वारूं जीवन सारा, ऐसा देश है मेरा। इस पद्यांश में कवित्री अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करती हैं। वह कहती हैं कि हमारे शरीर का प्रत्येक रोम रोम भारत का सम्मान करता है, मतलब हमारे शरीर का एक एक रोम जो है वो भारत देश का सम्मान करता है। यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपने देश के लिए अपने प्राण और पूरा जीवन भी समर्पित कर सकते हैं। यह देश हमारे लिए सबसे प्रिय है, हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व जो रखता है जीवन में, वो हमारा देश है। अच्छा, मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमारा देश क्या है, आप क्या समझते हैं? देश जो है क्या वो सिर्फ एक भूभाग है? विचार कीजिएगा और बताइएगा। मैं अगली वीडियो में इसका उत्तर जरूर दूंगी, क्योंकि मेरे अनुसार भारत देश केवल एक भूभाग या एक भूखंड नहीं है। आप इसका उत्तर जरूर दीजिए, मुझे आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा। अब हम देख लेते हैं कठिन शब्दार्थ। नित्य, नित्य मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। स्वर्णिम मतलब सुनहरा। बसेरा मतलब निवास स्थान। छत्र मतलब सुरक्षा देने वाला आवरण। करुणा मतलब दया। प्रक्षालन मतलब धोना या शुद्ध करना। चरण पखारा मतलब पैर धोकर सम्मान करना। ऋचाएं मतलब वेदों के मंत्र, जो ऋचा होती है ना, मंत्रों को बोलते हैं, वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उन्हें ऋचा बोलते हैं। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक। संगम मतलब मिलन। अहिंसा मतलब किसी को कष्ट ना पहुंचाना। पहुंचाना में ऊपर चंद्र बिंदु आएगा जो नहीं आया है। पंचशील, शांति और सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जो हैं। विश्व गुरु, विश्व गुरु का मतलब क्या होता है कि संसार को ज्ञान देने वाला। वंदन का मतलब होता है प्रणाम, और न्योछावर का मतलब होता है समर्पित करना। कविता का संदेश देख लेते हैं कि कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। भारत प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महान देश है। सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। देश की एकता और विविधता का सम्मान करना चाहिए। देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देश हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। उम्मीद है आपको पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं क्या होंगे। सबसे पहले इसके एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं हम। स्वर्णिम का अर्थ क्या है? स्वर्णिम का क्या अर्थ है यहाँ पर? सफेद, नीला, काला या सुनहरा? तो क्या अर्थ हो जाएगा? सुनहरा। गंगा किसकी धारा है? गंगा करुणा की धारा है ना, प्रेम की नहीं है, ज्ञान की नहीं है, शक्ति की नहीं है। किसकी धारा है वो? कविता के द्वारा जो बताया गया है, करुणा की धारा है। भारत का पथ क्या है? युद्ध है, असत्य है, क्रोध है या सत्य और अहिंसा है? सत्य और अहिंसा है भारत का पथ। भारत को क्या कहा गया है? विश्व विजेता, विश्व रक्षक, विश्व नायक या विश्व गुरु? क्या कहा जाता है भारत को? विश्व गुरु कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 मार्क के हैं, 1 वर्ड भी बोल सकते हैं हम। कविता की रचयिता कौन है? रचनाकार या रचयिता कौन है? तो कविता की रचयिता जो है वो उषा किरण है, डॉक्टर उषा किरण है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। गंगा को किसकी धारा कहा गया है? गंगा को करुणा की धारा कहा गया है। भारत किस मार्ग पर चलता है? भारत सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है। ठीक है, भारत को क्या कहा गया है? भारत को विश्व गुरु कहा गया है। अति लघु उत्तरीय के बाद हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कवियत्री ने भारत को स्वर्णिम किरणों का बसेरा क्यों कहा है? मतलब स्वर्णिम किरणों का बसेरा, बसेरा मतलब जहां पर रहती हैं, सोने की किरणें जहां पर रहती हैं। तो कवियत्री ने भारत को स्वर्णिम किरणों का बसेरा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ प्रतिदिन सूर्योदय की सुनहरी किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती हैं और देश का प्रत्येक कण ऊर्जा तथा आशा से भर जाता है। हिमालय और गंगा भारत की महानता को कैसे बढ़ाते हैं? हिमालय भारत की रक्षा करने वाला विशाल प्रहरी
प्रहरी कौन होता है? जो दरबान होते हैं, गेट कीपर जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रहरी बोलते हैं हिंदी में। तो हिमालय भारत की रक्षा करने वाले विशाल प्रहरी के समान है तथा गंगा अपनी पवित्र और करुणामयी धारा से लोगों का कल्याण करती है। ये दोनों भारत की प्राकृतिक धरोहर हैं और उसकी महानता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को संसार से न्यारा क्यों कहा गया? न्यारा मतलब सबसे प्यारा, सबसे अलग। तो भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही विविधता उसे संसार से न्यारा बनाती है। पंचशील का संदेश क्या है? पंचशील शांति, सहयोग, सह अस्तित्व, परस्पर सम्मान और मैत्री का संदेश देता है। ठीक है। कवयित्री देश के प्रति अपनी भावना कैसे व्यक्त करती है? कवयित्री अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान व्यक्त करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण और जीवन तक देश पर न्यौछावर करने की बात कहती है। अब हम देख लेते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब जिनके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। ऐसा देश है मेरा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। सार मतलब समरी, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, भारत कविता में क्या है। ऐसा देश है मेरा कविता में कवियत्री डॉक्टर उषा किरण ने भारत देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का वर्णन किया है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, आपकी कविता से जैसा भी प्रश्न आए, अगर आप ये आंसर लिख देंगे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन से मैच हो। देखिए प्रश्न ही आपका भाषा से आएगा, मान लीजिए कि कविता की भाषा कैसी है। अगर आप ये आंसर लिख देंगे तो ऑब्वियसली नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कविता का भावार्थ पूछा जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताया गया है, कवित्री क्या बताना चाहती है, तो आप ये आंसर लिख देंगे, घुमा फिरा के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भारत देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का वर्णन किया है। भारत में प्रतिदिन नया सवेरा होता है और उसकी सुनहरी किरणें पूरे देश को प्रकाशित करती हैं। हिमालय इसकी रक्षा करता है, गंगा लोगों का कल्याण करती है और समुद्र इसके चरण पखारता है। यहाँ वेदों का ज्ञान, अनेक धर्मों और संस्कृतियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। भारत सत्य, अहिंसा और पंचशील के मार्ग पर चलने वाला विश्व गुरु देश है। कवयित्री अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और समर्पण की भावना व्यक्त करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता में वर्णित भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कविता में वर्णित भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब कि कविता में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं भारत की। तो कविता में भारत की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है, जहां हिमालय, गंगा और समुद्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं। शोभा मतलब सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ वेदों का ज्ञान और समृद्ध संस्कृति विद्यमान है। अनेक धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का संगम भारत को विशेष बनाता है। भारत सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देता है तथा विश्व को सही दिशा दिखाने वाला विश्व गुरु है। यही विशेषताएं भारत को महान बनाती हैं। कविता से मिलने वाली शिक्षाओं को विस्तार से लिखिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। यह कविता हमें अपने देश से प्रेम करने और उस पर गर्व करने की शिक्षा देती है। हमें भारत की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान करना चाहिए। कविता सत्य, अहिंसा, शांति और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें देश की एकता और विविधता को बनाए रखने का संदेश भी देती है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर देश हित के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखने की सीख भी देती है। इस प्रकार यह कविता देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को विकसित करती है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है, पूरी कविता है, वो खत्म होती है। मैंने आपको कविता के भावार्थ, उसके कठिन शब्द और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाए। उम्मीद है आप सभी को कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।